हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। फिजिक्स में हमने जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमने पहला चैप्टर क्लियर कर लिया है। पहले चैप्टर को हमने 12 वीडियो लेक्चर में डिवाइड किया था। अब हम सोच रहे हैं कि उसी चैप्टर को वन शॉट में कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी चैप्टर को एक शॉट में कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। टॉपिक है, पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इसमें क्या है, हम सेलेक्टेड न्यूमेरिकल, सेलेक्टेड डेफिनेशन ही करवाएंगे। जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को कराएंगे ताकि चैप्टर जो है एक ही शॉट में क्लियर हो सके। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी देखिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वैसे तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिस पर फिजिक्स के लॉ अप्लाई हो सकते हैं। जो लॉ फिजिक्स में कराए जाएंगे वो लॉ अगर उस क्वांटिटी पे अप्लाई हो जाते हैं तो उन क्वांटिटीज को जो है फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। फिजिकल क्वांटिटी जो है तीन टाइप की होती है। नंबर फर्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है। दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है 7 होती है। वो कौन सी 7 होती है? पहली होती है लेंथ, फिर होता है मास। मास हो गया है। मास के बाद हो गया है टाइम। टाइम के बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके बाद होता है लुमिनियस इंटेंसिटी। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। इसके बाद नंबर 2 आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये वो वाली क्वांटिटीज होती है, ये भी इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये हमारी दो ही फिजिकल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। नंबर फर्स्ट होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल आपको बता रखा है क्या होता है। प्लेन एंगल ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल क्या होता है? ये होता है ds अपॉन आर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, नंबर थर्ड है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट। ऐसी क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड कर रही है? ये इन्हीं फंडामेंटल पर डिपेंड करेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने ले लिया है डिराइव्ड में, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया है, एक्सेलेरेशन हो गया है, वॉल्यूम हो गया है, डेंसिटी हो गई है। ये सभी जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो डिपेंडेंट है, जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है,
हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी वो 3 टाइप में डिवाइड कर दी गई है, उसी तरीके से यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी उनको भी 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसी के कोरस्पॉन्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स है, और फंडामेंटल यूनिट्स भी वही है जो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ये जो है हमने फिजिकल क्वांटिटी कितनी पढ़ी है? 7। तो इनके जो यूनिट्स है वो भी 7 ही होंगे। जैसे लेंथ है, लेंथ का क्या हो गया है? मीटर हो गया है। उसके बाद है मास, मास का क्या हो गया है? केजी हो गया है। टाइम, टाइम का हो गया है सेकंड। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? केल्विन हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का हो गया है एम्पियर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो है आपका क्या बचता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया है मोल। और ये है लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, कैंडेला। ठीक है। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, 7 ही उनके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारे पास 2 होती है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है मैं यहीं पर लिख देता हूं, दूसरा हो गया सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या होगा? 2 ही यूनिट हो गए। जैसा आपका प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से हमारा जो है यूनिट बन जाएगा डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? बस सीधी सी बात है, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उन्हीं उनके यूनिट्स को ही डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। अब वो कैसे है? जैसे आपका जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर। मीटर भी है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। ये तो आगे जा करके सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आगे पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट है जैसा कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड। एक्सलेशन है, एक्सलेशन की जो यूनिट होगी वो आपकी होगी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपका जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी की जो यूनिट हो जाएगी मीटर, सॉरी वॉल्यूम मीटर क्यूब हो गया है, ये हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मतलब यूनिट्स को जो है कितने सिस्टम में डिवाइड किया गया है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए इसमें जो है हमारा पहला जो है, पहला टॉपिक है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम क्या होता है? दूसरा है हमारा एफपीएस सिस्टम, तीसरा है एमकेएस सिस्टम। ठीक है। अभी मैंने 3 सिस्टम लिखे हैं। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस का मतलब होता है लेंथ जो होती है, लेंथ को यहां सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। जी का मतलब होता है ग्राम, यानी मास को किस में मेजर करते हैं? ग्राम में करते हैं। और एस का मतलब होता है सेकंड, यानी टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में करते हैं। एफपीएस, एफपीएस में भी यही है, जो लेंथ है इसको किस में मेजर करते हैं? फीट में मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है P4 हो गया पाउंड, यानी मास को किस में मेजर करते हैं? मास को करते हैं पाउंड में। नेक्स्ट है टाइम, टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड में है एम के सिस्टम। सीधी सी बात है, एम का मतलब हो गया लेंथ, मीटर में मेजर की जाएगी। आपका जो मास है वो केजी में मेजर किया जाएगा, और जो टाइम है वो किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में मेजर किया जाएगा। ठीक है। ये होगी 3 आपकी जो है 3 सिस्टम हो गए। एक होती है हमारे पास एसआई, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? इसे हम जो है
दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, दो पोर्शन में। पहला तो है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल में, और दूसरा कर रखा है आपका सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह दो, या आप जो है क्या बोल सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी। मैं इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूं। जैसे फंडामेंटल है, फंडामेंटल हमारे पास 7 क्वांटिटी होती है, तो 7 जो है, 7 जो आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है उनके साथ ही यूनिट पढ़े हैं जो पीछे बता दिए गए हैं। दूसरा है सप्लीमेंट्री। क्या है सप्लीमेंट्री में? हमने दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, इनके दो ही हमने क्या पढ़े हैं, यूनिट पढ़े हैं। तो एसआई इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब हो गया है जिसमें हमारा लेन देन होता है, मतलब जो हमारे फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री से जो भी कुछ लेन देन होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है। इसमें 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स मेजर किए गए हैं। सप्लीमेंट्री भी कितनी है हमारे पास, 2 हैं, उनके यूनिट्स मेजर किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए डायमेंशन क्या होती है, हमने अभी अभी बताया आपको कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक रिप्रेजेंटेशन से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी लेंथ है, लेंथ को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। मास है, मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। टाइम है, टाइम को जो है कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम जो है कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो इनको सभी को जो है स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी आती है, लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको आप सीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर है हमारे पास, टेम्परेचर को हम करते हैं केल्विन, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको किससे करते हैं, मोल से करते हैं, मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनको जो है इन डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब मैं जरा कुछ आपको फिजिकल क्वांटिटीज के जो है डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने बता देता हूं। जैसे कि हम पहला फॉर्मूला ले रहे हैं वॉल्यूम का, निकाल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो देखना यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर क्या होता है, लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है, ब्रेथ की जो होती है वो एल होती है, हाइट की जो होती है वो भी एल होती है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वो क्या हो गया, एल क्यूब, ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम करें डेंसिटी की बात, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसमें क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो गया यहाँ पर, मास की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल M हो गई, वॉल्यूम की हो गई है L क्यूब। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी D का हो गया है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास की डायमेंशन होगी M और वॉल्यूम की होगी L क्यूब। अगर आप इसको सोल्व करें तो ये होगा ML-3, ये हो गया। तो इसमें जो है जो डायमेंशन होती है, मेन जो डायमेंशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जो भी ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं इनकी जो पावर्स होती है उसको डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे ये है, इसको अगर हम लिखें, इसको हम लिख सकते हैं m⁻⁴ L⁻⁻3, तो ये हो गया, ध्यान देना यहाँ पर
m की जो पावर है वो क्या है 1 है, तो यहां पर लिख देंगे वन डायमेंशन। वन डायमेंशन, ये जो वन डायमेंशन है ये किस में है, इन मास, मास में है। और ये l की पावर -3 है, जो -3 डायमेंशंस हैं ये किस में है, ये है लेंथ में। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम कोई और निकाले फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए हम फोर्स ही निकाल लेते हैं। फोर्स, फोर्स F इक्वल टू होता है ma। तो हम यहां निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स F, क्या होगा, m का डायमेंशनल फॉर्मूला और यहाँ a का डायमेंशनल फॉर्मूला। a होता है एक्सीलरेशन, अच्छा m का क्या हो गया, कैपिटल M, और l का क्या हो गया है, l t की पावर -2। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, तो इसमें जो है यहां लिख सकते हैं वन डायमेंशन, डायमेंशन किसमें है, इन मास m। वन डायमेंशन किसमें है, इन लेंथ l। -2 डायमेंशन किसमें है, इन टाइम t। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायमेंशंस का। अब मैं क्या करता हूं, ये डायमेंशंस मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। इसी में देख लीजिए, डायमेंशनल इक्वेशन कुछ नहीं है, देखिए ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम इसको जो है, जैसे ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स F इक्वल टू, आपने लिखा है mlt-2, क्लियर है। अगर आप जो है इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें और ये हो जाएगा mlt-2, तो इसको कहा जाता है डायमेंशनल इक्वेशंस। अब हम जो है आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले आपको जो है निकालना बता रहे हैं। चलिए, जैसे नंबर 1 है, एनर्जी की डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो वर्क डन होता है। ठीक है, हम वर्क डन की जो है डायमेंशन निकालेंगे, तो वर्क डन क्या हो गया, W इक्वल टू होता है F इंटू एस। तो W का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, यानी F का हो गया, और यहाँ S जो है डिस्टेंस है, F का हो गया mlt-2, और S क्या हो गया, लेंथ यानी L हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये आ जाएगा ml²t-2। ठीक है, तो ये हो गया है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। एनर्जी का कह दीजिए आप, ठीक है, वर्क डन कह दीजिए, कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन यही होगी। नेक्स्ट नंबर 2 ले लेते हैं हम, प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर, अच्छा, प्रेशर और एक स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस दोनों का सेम होता है, तो दोनों को एक ही साथ बता देता हूं। प्रेशर का होता है, यानी स्ट्रेस का होता है F/A। F क्या होता है, फोर्स, और A क्या होता है, एरिया। तो इसमें जो है F की जो डायमेंशन हो जाएगी mlt-2 हो गया है, और एरिया की होती है L की 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ml की पावर -1, t की पावर -2, ये आ जाएगी किसकी, एल की पावर 2, एक कट गई हो गया, हाँ ठीक है, यही आएगी ml-1 t-2, ये प्रेशर हो गया। नंबर 3 आ जाता है, थर्ड हम निकाल लेते हैं जी, कैपिटल जी की डायमेंशन निकालते हैं। कैपिटल जी का एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है आपको, F इक्वल टू जी m1m2/r²। इसके डायमेंशन निकालते हैं। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, चलिए इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, जी के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। ये हो गया FR²/m1m2 इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो यहां से हम जी की जब डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, ये क्या हो जाएगा, F का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, R का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा m1 का, और नेक्स्ट हो जाएगा इनटू हो जाएगा m2 का। अगर आप F का लिखोगे तो mlt-2 लिखोगे। R क्या है, R जो है यहाँ पर एक डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस किसकी होती है, दो मास रखे हुए हैं उनके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो भी L² हो गया, डिवाइडेड बाई m1 मास हो गया है, और m2 भी मास हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो क्या आएगा, एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m की पावर -1 हो जाएगी, l की पावर ये हो एक, ये दो, ये होगी l क्यूब हो गया t-2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है इसलिए बता दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड के बाद फोर्थ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा बोलते हैं। अब ईटा की डायमेंशन निकालते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है F = 6 पाई ईटा आर वी, ये होता है। ईटा की डायमेंशन निकालनी है। अच्छा 6 पाई जो है ये है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग ईटा की जो ईटा का जो फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा F अपॉन आर वी। 6 पाई लिखना चाहो लिख लो, ये तो डायमेंशन लेस है। तो ईटा की जो डायमेंशन आएगी वो क्या होगी, F की डायमेंशन अपॉन आर की डायमेंशन, यहाँ V की डायमेंशन। अच्छा F की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स। F की डायमेंशन हो जाएगी mlt-2। R रेडियस है तो R की जो हो जाएगी L हो जाएगी, और V हो गया lt-1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक L से L कैंसिल आउट हुआ, ये ऊपर चल जाएगा m L की पावर -1 t की पावर -1, m L की पावर -1 t की पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने बता दिए हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर उनके यूनिट्स क्या होते हैं, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा, फिर उसके बाद डायमेंशंस पढ़ा, और डायमेंशंस के बाद हमने पढ़ा है डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा है डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने बताए हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं कि ये जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े हैं इनके हमें क्या फायदा है, क्या यूज है, क्या बेनिफिट्स है। तो इनके 3 यूज हैं, अब हम उन यूज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यूज नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम इसका। यूज नंबर फर्स्ट में क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। हमारे पास जो है 3 सिस्टम होते हैं, तो 3 सिस्टम में से मान लीजिए MKS सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करना हो या CGS को MKS में कन्वर्ट करना हो, तो वही जो है इसका यूज नंबर फर्स्ट है, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार है, उसकी जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है। हम चाह रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। तो एक यूनिट को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी, लेकिन फिजिक्स में किसके हेल्प से करेंगे, जो डायमेंशंस है उनकी हेल्प से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसको मैथ्स के अकॉर्डिंग ही सोल्व करता हूं। जैसे 72, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन में लिखा हुआ आर का मतलब हो गया 60 × 60, ये सेकंड, यानी मीटर आ गया और ये सेकंड आ गया। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए, 6 6 36, ये 2 आ गया। तो आप थोड़ा ध्यान देना है, आ गया 20 मीटर पर सेकंड। थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर सेकंड। अब मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान देना है यहाँ पर। ये एक कार की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या कंक्लूजन निकल के आता है, फिजिकल क्वांटिटी जो है ये किलोमीटर पर आवर में मेजर की गई है। यही वेलोसिटी जो है यहाँ मीटर पर सेकंड में मेजर की गई है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखें, ये जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसकी, वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है, उसकी यूनिट है, और ये क्या है, ये भी उसकी यूनिट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई है, ये एक सिस्टम में और ये दूसरे सिस्टम में है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट की गई है। अगर ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने n1 कंसीडर कर लिया, और ये जो यूनिट है इसको u1 कंसीडर कर लिया, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको आपने n2 कंसीडर किया, और इसकी जो यूनिट है इसको u2 कंसीडर किया है, तो ये हमेशा इक्वल होंगे। यानी इनका जो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप इसको मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहां न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट भी चेंज हो गई, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, या किसी और में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसका प्रोडक्ट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या है, पहले यूज में मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और उसी के कोरस्पॉन्डिंग इसका यूनिट u1 है। दूसरी सिस्टम में जो है n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट क्या है, n2 है। ठीक है, तो n1 इज इक्वल टू u1 n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। ये आप यूं भी कह सकते हो nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी आप किसी भी सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट का जो प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए हम इस पर बेस जो है कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये एक एग्जांपल लिया हमने, अ बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। सीजीएस का मतलब हो गया है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब देखिए यहां पर मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन कितना है, इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का, यानी u इक्वल टू क्या हो गया है, LT⁻², ये हो गया। ठीक है, अब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, u1 क्या हो जाएगा, u1 इज इक्वल टू, इसी के कोरस्पॉन्डिंग हो गया L1T1-2, u2 क्या हो गया है, L2T2-2। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 कितनी है, 10 है, ये कितनी है, n2 नहीं पता है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर लिख देंगे हम सिंस nu इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट है। ये पहला यूज इसका बोल रहा है कि nu क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको आप लिख सकते हो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, n1 की वैल्यू क्या है, n1 एज इट इज रखिए, बाद में रख देंगे वैल्यू। u1 की वैल्यू बताइए, ये हो गया L1T1⁻²। यहां पर n2 आपको फाइंड आउट करना है, ये हो गया L2T2-2। इज दैट क्लियर। हमको n2 फाइंड आउट करना है, तो इसको डिवाइड में ले गए, डायरेक्ट कर दिया मैंने, n2 इज इक्वल टू n1 L1T1⁻² डिवाइडेड बाई L2T2⁻²। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो L1 अपॉन L2, पावर एक ही है इनकी दोनों की, यहाँ हो गया T1 अपॉन T2, पावर कितनी होगी, -2 होगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, n2 इज इक्वल टू n1 आपका जो का तो हो गया L1 अपॉन L2, T2 अपॉन T1। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। अब देखिए हम जो है L1 क्या है, लेंथ है, और T1 क्या है, टाइम है। L1 जो है पहली यूनिट में है, L2 दूसरे में है, T1 पहली में और T2 दूसरे में है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। चलिए L1 जो है पहले में किस में दिया हुआ है, L1 किलोमीटर में दिया हुआ है। चलिए उसके बाद T1 टाइम किस में दे रखा है, R में दे रखा है, देखिए यहाँ पर R में दिया हुआ है। उसके बाद L2 कन्वर्ट किस में करना है, CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर, और T2 कितना हो गया, किस में करना है, S का मतलब हो गया सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, n2 इज इक्वल टू n1, ये क्या हो गया, L1 अपॉन, L1 का क्या हो गया, किलोमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और यहां पर T2 क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका सेकंड अपॉन R, और पावर कितनी होगी, 2 इसकी पावर 1 है। क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू रखिए, n1 की वैल्यू कितनी है आपके, n1 की वैल्यू होगी 10, किलोमीटर का मतलब हो गया, इसको किलोमीटर को चेंज कर लीजिए किसमें, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में किसमें कैसे करोगे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, और मीटर को फिर सेंटीमीटर कर लीजिए 100, तो फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। सेकंड को आप एज इट इज रखिए, आर को क्या लिख लीजिए, 60 × 60, ये हो गया सेकंड, और पावर होगी 2, इससे कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये हो गया 10 × 3 एरी 2 एरी, 10 की पावर कितनी आ गई, 5 × 1 अपॉन
60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। अब ये 1 2 3 4, ठीक है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई भैया। T1 क्या है, T1 R में हो गया है यहाँ पर। T2 कितना है, T2 आपका सेकंड में है और ये R में हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो इससे कैंसिल आउट हुई और यहाँ कितनी जीरो बनी है, 6 बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से 100 बन गया, 100 अपॉन 100। यहाँ पर 6 हो गई तो 4 जीरो कैंसिल होगी, हाँ 100 बन गया। ये बचा क्या, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। इसको जो है 2 से आपने डिवाइड किया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 से 50 आ गया, 2 से फिर कर दिया 25, 2 से आ गया 3, तो ये हो गया 25 अपॉन 3, 3 जा 9, 9 36, ये हो गया 36 इंटू 9, ये आ गया 324, ठीक है 324। इसको डिवाइड किया मैंने, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 0.0, इसको डिवाइड करके 0.0772 ये आ जाएगा N2 की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है, क्या था ये आपका एक्सेलरेशन। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन आ गया है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.0772 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एक न्यूमेरिकल, किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है इस यूनिट में जो है, इस सिस्टम में ये है 10 और दूसरे सिस्टम में सीजीएस में ये आ गया है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल और इसी पर बेस देख लेते हैं। एक एग्जांपल नंबर 2 है, ये कह रहा है कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग्स। देखिए एनर्जी जो होती है हमारी, एक तो जूल में होती है और एक अर्ग में होती है। जूल जो होता है एमकेएस सिस्टम में होता है और अर्ग जो होता है आपका सीजीएस में होता है। तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, इसको लिख देंगे सॉल्यूशन में। आप लिख भी सकते हो क्या, यहाँ लिख सकते हो जूल, जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, अर्ग में। जूल किस में होता है, आप चाहे यहाँ लिख भी सकते हो एमकेएस में होता है, और ये किस में होता है, सीजीएस, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बस जैसे हमने पहले वाला न्यूमेरिकल किया ऐसे ही करेंगे। यहाँ लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी कैपिटल ई इक्वल टू हमारी कितनी है, 1 जूल है। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल ई, एनर्जी का होता है जो वर्क डन, ml स्क्वायर टी की पावर -2 ये होता है, ठीक है। इसको हम जो है u से रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग u1 क्या बनेगा, ये बन जाएगा m1 L1 T1 यानी -2 2, ठीक है। इसी के कोरस्पॉन्डिंग u2 क्या बन गया आपका m2 L2 T2 -2, और भैया ये हो गया n1, n1 क्या है हमारा 1 जूल है, 1 जूल, n1 सॉरी 1 हो गया, और n2 क्या है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपने जो है पहले वाला यूज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस एन यू इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो एन यू का मतलब हो गया है, क्या हुआ, ये हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ N2U2 इज इक्वल टू N1U1। मैंने इसको ऐसे लिख लिया क्योंकि मुझको N2 फाइंड आउट करना है। चलिए N2 फाइंड आउट करना है, U2 क्या हो गया M2 L2 T2 -2 2, और ये हो गया आपका N1, ये हो गया भैया M1 L1 की पावर 2 T1 की पावर -2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया मैंने N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 सिंगल पावर है, L1 अपॉन L2 पावर 2 है, T1 अपॉन T2 पावर कितनी होगी यहाँ पर -2। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो N2 इज इक्वल टू हो गया है N1, ये हो गया आपका M1 जो का, तो M1 अपॉन M2 एज इट इज हो गया है। L1 क्या हो गया है, L1 भी पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव रहने दीजिए, L1 अपॉन L2 पावर 2 होगी, यहाँ पर T2 अपॉन T1 हो गया, इसकी पावर कितनी होगी 2, पॉजिटिव बना दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया आपने। N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू 1 है। N1 से पहले हम यूनिट लिख लेते हैं, M1 जो है मास है, MKS में है, तो M1 जो है किस में है यहाँ पर, ये kg में है। कन्वर्ट किस में करना है, M2 में, तो ये किस में करना है, CGS में यानी GM में। L1 किस में है यहाँ पर, L1
L1 जो होता है मीटर में है यहाँ पर, और कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। T1 किस में है यहाँ पर, सेकंड में, और T2 क्या है, ये भी सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। N2 इज इक्वल टू, N1 की वैल्यू 1 है, M1 की वैल्यू क्या है, M1 हो गया आपका kg, और M2 क्या हो गया, gm। ठीक है, नेक्स्ट है L1 क्या हो गया आपका, मीटर हो गया है, और ये कितना हुआ, सेंटीमीटर, पावर 2 होगी, और यहाँ पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, और पावर क्या होगी यहाँ पर, पॉजिटिव 2 होगी है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। केजी को क्या लिख सकते हो आप, 1000 gm अपॉन gm, यहाँ पर क्या हो गया है, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 2 होगी, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो सीधा यहाँ पर क्या आ गया, 1 की पावर 2 आ गई। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, जीएम से जीएम, तो हो गया 1000 इंटू 100 इंटू 100। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, जो एनर्जी आ गई है वो एनर्जी आपकी पहले 1 जूल थी, किसमें थी वो 1 जूल, वो थी आपकी MKS में, और ये आगे कितनी आपके 10 की पावर 7 अर्ग्स, ये आगे किसमें, CGS। इसलिए बोलते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू रेज टू माइनस प्लस 7 अर्ग, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग, ये होती है। चलिए, दो न्यूमेरिकल हो गया, अब हम इसका यूज नंबर 2 पढ़ते हैं। यूज नंबर फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, यूज नंबर टू पर बेसिस जो है, उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के जो मैग्नीट्यूड होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आपने मान लीजिए वेलोसिटी ले ली है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो v होगा। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में तभी आप प्लस और माइनस कर सकते हो, तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब उन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस सेम होती है। ये इस प्रिंसिपल का मीनिंग है। ये प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की, अगर मैग्नीट्यूड को तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उनकी डायमेंशन सेम होती है। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने पढ़ रखा है v इक्वल टू यू प्लस AT है। v क्या है, v भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, v हो गया है। अब जैसे इधर है, ये u क्या है, ये भी वेलोसिटी है, किसकी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है u में AT ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों तभी ऐड हो सकते हैं जब इस फिजिकल क्वांटिटी और इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होगी। ये बोलता है ये प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे हम इसको कर भी लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया आपने, v इज इक्वल, या ले लिया आपने, चलो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको चेक करते हैं, इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए, ये चेक करना है कि ut में हाफ AT स्क्वायर ऐड हो रहा है, सही है कि गलत है। तो यहां पर लिख देते हैं, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे राइट हैंड साइड में, उसका रीजन ये है क्योंकि यूटी में हाफ AT स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसलिए इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए यूटी की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, क्या होगी, यूटी की डायमेंशन क्या होगी, यू की होगी LT की पावर -1 होगी, और टी की क्या होगी T। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, हाँ ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ, L आ गया। अगर आप हाफ AT स्क्वायर की डायमेंशन निकालेंगे तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो एक ही होगी है, LT की पावर -2 होगी, और यहाँ पर T जो हो गया, ये T की पावर कितनी होगी, 2 होगी। सोल्व करोगे तो L आ गया है। तो अगर आप देखें UT की डायमेंशन, यहाँ लिख सकते हो, सिंस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ UT इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, इसका जो है डायमेंशन फॉर्मूला इसका इक्वल है, इसलिए आप UT में हाफ AT स्क्वायर क्या है, ऐड कर रहे हो। ठीक है,
चलिए यूज नंबर 2 है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन। कोई भी फिजिकल आपको रिलेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, ये चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। ये भी डायमेंशन का एक यूज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे रखी है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इसमें आपको जो है तीन टर्म्स दी हुई है, v दी हुई है, u दी हुई है, ए टी दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या है, हर टर्म्स की डायमेंशन निकालनी है, और अगर वो डायमेंशन सही है तो ये इक्वेशन आपकी सही है। ठीक है, तो चलिए इसी पर बेस मैंने पहले से एक न्यूमेरिकल लिख रखा है, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये चेक करना है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन रो इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई आर जी वेयर द लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, अब ये चेक करना है ये इक्वेशन सही है गलत है, तो बस सीधा सा फंडा है, लेफ्ट हैंड साइड की हर टर्म्स की डायमेंशन निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स दी हुई है उनके निकाल लीजिए। ठीक है, और वो चेक कर लीजिए इक्वल है या नहीं। तो यहाँ तो दो एक ही टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट में भी एक ही टर्म है, तो इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, रो की डायमेंशन निकालनी है हमको। रो की डायमेंशन आपको पता है, रो होता है m अपॉन वी, यानी m की डायमेंशन और वॉल्यूम की डायमेंशन है। रो होता है डेंसिटी m अपॉन वी, तो m की तो होगी कैपिटल M और v की होगी L क्यूब। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो m L की पावर -3 ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी निकाल लें 3g अपॉन 4 पाई आर जी, इसकी डायमेंशन निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डायमेंशन लिखेंगे g की, और यहाँ लिखेंगे r की, और यहाँ कैपिटल G की। यहाँ लिख देंगे 3 और 4 पाई जो है डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। ठीक है, अब g क्या होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन होती है lt की पावर -2। r क्या होता है, रेडियस, रेडियस की होती है l। और g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आपको मैंने पीछे निकाल के दिखाई थी अभी अभी आज की ही वीडियो में। तो इसकी डायमेंशन मैंने क्या लिखवाई थी, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, ये निकलवाई थी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो m ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, l से l कैंसिल आउट हुआ तो l की पावर कितनी हो गई, 3 ऊपर जाकर के -3 हो गई। अच्छा, t की पावर -2 ये कैंसिल आउट हुआ, तो आप देख सकते हो दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो सेम आ गई। यहाँ पर लिख सकते हो सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, therefore given relation, given physical relation या फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। एक रिलेशन ये दिया वेयर ऑल द लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। इसको भी ऐसे ही करना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है आप पहले से ही जानते हैं, lt की पावर -1 होती है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। आपने ये हो गया 2gm अपॉन r। ठीक है, इसकी डायमेंशन आपको निकालनी, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में ही करेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगी g की डायमेंशन निकालेंगे आप gm की, स्क्वायर रूट के अंदर ही करोगे आप, और ये r है जो रेडियस इसकी भी। ठीक है, अच्छा 2 जो है 2 इज डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, अंडर रूट g के डायमेंशन निकालोगे आप, यहाँ m के निकालोगे अपॉन r के निकालोगे, और भैया इसका स्क्वायर रूट हो गया। g की आपने पीछे लिखी थी m की पावर -1, l की 3, t की पावर -2। ठीक है, और m का क्या हो गया, मास ही कैपिटल M ही होगी, r के होगी l। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए एक स्क्वायर रूट में, देखिए m से m कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। l की पावर कितनी बची, 2 रहेगी, l की पावर 2, t की पावर -2 स्क्वायर रूट में आ गई। और अगर आप इसको सोल्व करें तो l t की पावर -1 आ गया। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो सेम है। तो इसका मतलब जो हो गया, गिवन इक्वेशन जो है, इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है v इज इक्वल टू
ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये एक आपको इक्वेशन गिवन है। ये कह रहा है v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, t टाइम को। इसमें कह रहा है कि इसमें कुछ अननोन जो है क्वांटिटी है उनकी डायमेंशंस बतानी है। अननोन क्या है, a b c एंड d। तो इनकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, हमने दो प्रिंसिपल पढ़े, एक तो करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन और एक पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इन दोनों का यूज करेंगे। अब इन दोनों का यूज कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर देखो d में t ऐड हो रहा है, तो यहां पर लिख देंगे फोर डी प्लस टी के लिए बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, क्या जो d की डायमेंशन है वही t की डायमेंशन होगी, यानी क्या आ जाएगी, कैपिटल T। क्योंकि d में क्या हो रहा है, t ऐड हो रहा है, इसलिए d और t की डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, अब यहां लिखेंगे बाई द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। क्या है इसमें ये बताया गया है कि जो भी आपको इक्वेशन दी उसकी हर टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में एक हो, राइट साइड में दो हो, तीन हो, चार हो, या लेफ्ट में दो हो, कुछ भी हो सकती है। तो v की डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, a की डायमेंशन इज इक्वल टू bt की डायमेंशन इज इक्वल टू c अपॉन d प्लस t की डायमेंशन। अगर हम इसको थोड़ा सोल्व करें, v इज इक्वल टू a की डायमेंशन इज इक्वल टू b की डायमेंशन आपको निकालनी है, और यहाँ हो गया t, दिस इज इक्वल टू c की डायमेंशन अपॉन इसकी डायमेंशन t आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि d में भले t ऐड हो रहा है लेकिन डायमेंशन एक ही लिखी जाएगी और वो होगी t। तो a की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास, चलो अच्छा इसकी डायमेंशन लिख देते हैं, lt की पावर -1, दिस इज इक्वल टू a, और ये हो गया b t, और दिस इज c अपॉन t। तो किन्हीं दो को ले लीजिए आप, पहले इन दो को ले लीजिए, a की डायमेंशन आ गई आपके पास lt की पावर -1। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी लिख सकते हो, क्योंकि ये वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। ठीक है, यानी ये वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। bt क्या लिख दीजिए, lt की पावर -1 इज इक्वल टू किसके इक्वल लिख दीजिए, bt के लिख दीजिए। इसको जब आप सोल्व करोगे तो b की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी lt की पावर -2। अच्छा, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है एक्सेलेरेशन को। क्लियर है। अब हम जो है इसको ले लेते हैं, l t की पावर -1 इज इक्वल टू किसके हो गया, c अपॉन t। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो l इज इक्वल टू c आ गया, यानी c की डायमेंशन l होगी। तो सीधी सी बात है, c क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, b क्या है एक्सेलेरेशन को, a क्या है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t क्या है, d क्या है, टाइम वाली डायमेंशन आ रही है, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। अच्छा, हमने क्या किया है, यूज नंबर फर्स्ट भी पढ़ लिया, उस पर भी कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, यूज नंबर 2 पढ़ लिया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए हैं। अब हम यूज नंबर 3 पढ़ते हैं और उस पर एक दो न्यूमेरिकल उस पर करते हैं, और तब जाकर के आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। चलिए, यूज नंबर 3 क्या है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आपके पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके बीच में एक रिलेशन जो है डिराइव करना है, इन्वॉल्व इन फिजिकल फिनोमिना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए एक फोर्स दिया हुआ है, एक मास दिया हुआ है, एक एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। अगर फोर्स जो है मास और एक्सेलेरेशन पर डिपेंड करता है और मेरे पास ये तीन फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैं इन तीनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास जो है यही हो गया, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² होता है, v वेलोसिटी m वहां से के ई क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी है। तो हम इनके बीच में भी रिलेशन जो है क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए, इसी बेस पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है। न्यूमेरिकल क्या है, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with angular velocity omega
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन इट डायमेंशनली। इसको डायमेंशनली जो है आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना है। अच्छा, जो ऊपर की लैंग्वेज है एज इट इज मैंने नोट कर दी, थोड़ा सा चेंज करके देखिए। लेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी डिपेंड्स, किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन एथ पावर ऑफ मास एम, ये रहा एथ पावर ऑफ मास एम, बीएथ पावर ऑफ रेडियस आर एंड सीएथ पावर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? एफ जो है फोर्स वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके? देखिए मास की एथ पावर है, एम की पावर ए हो गया है, दूसरा रेडियस की पावर कितनी होगी? बी होगी, और तीसरा एंगुलर वेलोसिटी की पावर सी होगी, इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब जरा हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के एम की पावर ए आर की पावर बी ओमेगा की पावर सी, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, के जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको डायमेंशनलेस लिख दो या कांस्टेंट लिख दीजिए, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो हम जो है दोनों साइड की जो है डायमेंशन लिख रहे हैं। एफ की डायमेंशन लिख दी आपने, दूसरा है एम के डायमेंशन लिखोगे, फिर आर के डायमेंशन लिखोगे, फिर ओमेगा के डायमेंशन लिखोगे। अच्छा, एक चीज है इसमें, के डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। एफ की क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। ठीक है, इसकी कैपिटल एम होगी, इसकी पावर ए हुई है, ये होगी एल, इसकी पावर बी, ओमेगा की होती है टी की पावर -1, ये होगी, ये आपको याद होनी जरूरी है। ये हो गया आपका एम एल, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर -c, इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द पावर्स, दोनों साइड की पावर इक्वेट कर दी, इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब इक्वेट करोगे तो a इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ सीधा ही 1 आ गया, b इक्वल टू क्या आ गया आपका? यहाँ पर 1, और मेरे हिसाब से माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया? -2, यानी c इक्वल टू आपका 2 आ गया है। ये वैल्यू आप किस में पुट कर दीजिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, f इज इक्वल टू के एम की पावर 1, आर की पावर 1, ओमेगा की पावर 2। ठीक है, एफ की जो के है, जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होगा? के इक्वल टू 1, तो एफ इज इक्वल टू आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया, जो मास एम पर, रेडियस आर पर और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपने डायमेंशंस की हेल्प से डिराइव कर दी है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, द ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑफ सैटेलाइट में डिपेंड ऑन इट्स मास, यानी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसके मास पर डिपेंड कर रही है डिस्टेंस आर। डिस्टेंस आर कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पर डिपेंड कर रही है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, सॉल्यूशन में क्या है? वही लैंग्वेज बनाकर लिख दी, लेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड कर रही? एथ पावर किसकी? मास की। बीएथ पावर क्या है? बीएथ पावर किसकी है? आर की, यानी जो डिस्टेंस आर दे रखी है उसकी, एंड सीएथ पावर किसकी है? जी की है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है। तो यानी ये इसको लिख सकते हो आप, वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होगी, एम की रेंज कितनी होगी? ए, आर की रेंज कितनी हुई? बी, और जी की पावर होगी सी। तो v इज इक्वल टू के एम की पावर ए, आर की पावर बी, जी की पावर सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अच्छा, यहाँ क्या है? वेयर k is dimensionless constant,
डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट भी है लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम दोनों साइड की डायमेंशन लिख रहे हैं। v की डायमेंशन के डायमेंशनलेस हो गया, m की डायमेंशन लिखेंगे, यहाँ r की डायमेंशन लिखेंगे और यहाँ g की डायमेंशन लिखेंगे। v की डायमेंशन होती है lt की पावर -1, यहाँ पर m क्या है, मास की डायमेंशन कैपिटल M होगी, पावर आपकी जो होगी तो r क्या हो गया, डिस्टेंस इसकी l होगी, इसकी पावर b होगी, g क्या हो गया, lt की पावर आपकी होगी है -2 पावर c होगी। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इधर m नहीं है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, ठीक है। दिस इज m की पावर a, l की पावर b, b ये रही और एक पावर ये हुई प्लस c हो गया, t की पावर -2c होगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द पावर्स, पावर्स को इक्वेट किया तो देखो c को करते पहले, -2c इक्वल टू -1 यानी c इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया, क्लियर है। अब हम लेके चलते हैं a इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, a की डायरेक्ट 0 आ गई। b प्लस c इक्वल टू क्या हो गया आपका, -1 हो गया, नहीं b प्लस c इक्वल टू आ गया 1। अच्छा b की वैल्यू निकालने के लिए c हाफ रख दिया इक्वल टू 1, तो अगर आप b निकालेंगे तो b भी आपका क्या आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। b और c a की वैल्यू जो है फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखिए आप। v इक्वल टू k m की पावर a की वैल्यू 0 हो गई है और भैया r की पावर हाफ हो गई है और g की पावर भी हाफ हो गई है, तो m की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1, तो वेलोसिटी v इक्वल टू k r की पावर हाफ, ये ऐसा कर लो r g की पावर हाफ, दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, v इक्वल टू k √r_g, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये जो है क्या हुआ, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर दिया आपने, किसके हेल्प से किया है, डायमेंशन की हेल्प से किया है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें मास नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मास इसमें जो है मास की पावर 0, इसलिए मास जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो इसका मतलब जो ये हुआ, ऑर्बिटल वेलोसिटी कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करती, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो गया k√r_g हो गया, ठीक है। तो आज मैंने जो है ये आपका चैप्टर जो है, पूरा चैप्टर जो है एक शॉट में कवर कर दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। अगर आपको डीपली ही देखना है तो मैंने इसकी जो 12 वीडियो बना रखी हैं, 12 वीडियोज बना रखी हैं, उनको आप देख लीजिए, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक शॉट में करने के लिए आपको पता ही है कि जो सेलेक्टेड न्यूमेरिकल है, सेलेक्टेड पोर्शन है, वो मैंने इसमें कवर किया है। तो आज मेरी इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। प्लीज आप जो है मेरे इस चैनल को जो है सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।